आज के बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं मिहिर मोरा, CIO ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के। मिहिर जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। पहला तो मैं आपका नज़रिया जानना चाहूँगा मिहिर जी, इस IT पर अभी कुछ देर पहले, आपके आने से पहले हम उस कॉस्पी के कोलैप्स को लेकर बात कर रहे थे। वो गया तो था पैदल पैदल ऊपर, लेकिन वो लिफ्ट से नीचे आ रहा है अब, है ना? इसका फायदा मिल रहा है या फिर वाकई अर्निंग्स अच्छी है? देखिए, अर्निंग्स में तो सेमीकंडक्टर स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब फ्रेंजी हो जाती है, जब लेवरेजिंग हो जाती है, स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, तो फिर इस तरह के परिणाम हमें देखने को मिलते हैं, विच इज व्हाट वी आर सीइंग कॉस्पी में। बहुत ही बुरा हाल है वहां पे। सेंटिमेंट तो मैं जो भी कहूं, लेकिन लिटरली एडल्ट पॉपुलेशन का 3% जो है, इतना ज्यादा स्पेकुलेशन हो चुका। 3% ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन इन कोरिया गॉट मार्जिन कॉल्स। और आज मैंने हेडलाइन पढ़ी कि गवर्नमेंट ने सुसाइड हेल्पलाइंस लगाई है फॉर पीपल हु आर हु हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी इन द स्टॉक मार्केट। सो बहुत ओवरडन हो गया था, बहुत ही लेवरेजिंग हो गई थी। उसके उसके परिणाम हमें दिख रहे हैं। अर्निंग्स तो अभी भी अच्छे आएंगे, अगले साल भी अर्निंग्स अच्छे आएंगे, बट वैल्यूएशन भी एक चीज होती है जो हम बार बार रियलाइज करते हैं, मार्केट में सीखते हैं। हर 5-10 साल में एक लेसन हमें सीखना पड़ता है। आई थिंक कोरिया ने ये लेसन 10 साल के बाद वापस सीखा है। वो 2008 की हमारी किताब पढ़ लेते हैं ना मिहिर जी, तो वो शायद ना करते ऐसा। और ये हम सबको लग रहा था ये होने वाला है, और अब ये हो रहा है यहाँ पे। हर साइकिल में एक नई जनरेशन आती है। हाँ, ये बात तो सही है। और हम इसलिए सौभाग्यशाली थे क्योंकि हमने आते ही साथ वो 2008 का मूव देख लिया था। हमने देखा था किस तरीके से एक तरफ से बंद करके सिस्टम NSE अंदर से सौदे काटता था, है ना? खैर, अब आते हैं अर्निंग्स पर। आपने भी जी इस पूरे अर्निंग सीजन को देखा, मोटा मोटी 80% जा चुका है यहाँ पर। अब सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आपका अर्निंग्स के आधार पे किस चीज़ पर है इस वक्त, किस बास्केट पे है इस वक्त? फ्रैंकली वीरेन, मैं कहूंगा बहुत ही ब्रॉड बेस्ड अर्निंग्स सीजन अच्छा रहा है। मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स में परिणाम अच्छे रहे हैं। इनफैक्ट मार्च क्वार्टर के जो नंबर्स थे वो हमने देखे थे, काफी अच्छे थे, पॉजिटिव थे। लेकिन हम ये भी कह रहे थे कि जून क्वार्टर में शायद हमें कमोडिटी प्राइसेस की वजह से मार्जिन पे प्रेशर दिख सकती है। तो वो एक एक बैक ऑफ द माइंड में डर था कि मार्जिन प्रेशर दिखेंगे। लेकिन सरप्राइजिंगली मार्जिन प्रेशर भी नहीं दिखे एक क्वार्टर में, क्योंकि अंडरलाइंग डिमांड इतनी स्ट्रांग है कि कंपनीज जो कॉस्ट वगैरह है पास ऑन कर रही हैं, और दूसरी साइड पे जो एक्स्ट्रा कॉस्ट वगैरह, एडिशनल कॉस्ट में कॉस्ट कटिंग भी करके मार्जिन मेंटेन किए हैं। तो मैं कहूंगा डिमांड की जो स्ट्रेंथ है वो काफी रेजिडेंट दिख रही है, डोमेस्टिक डिमांड खास करके। एंड मार्जिन प्रेशर भी कंपनी ने अच्छा मैनेज किया है। तो एक ओवरऑल मैं कहूंगा ये अर्निंग्स सीजन सो फार पॉजिटिव सरप्राइज में दिख रहा है। सेक्टर वाइज में अगर कहूं तो अक्रॉस द सेक्टर, जैसे मैंने कहा, ऑटो में अच्छे नंबर्स आए हैं, बैंकिंग में अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, कैपिटल गुड्स वगैरह में अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, जो ट्रांसफॉर्मर्स, डिफेंस, पावर T&D में जो है, प्लस मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स हैं, ऑटो एंसिलरीज हैं, बहुत सारे ऐसे जो सेगमेंट्स हैं जहां पे नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। तो मैं कहूंगा एक ब्रॉड ब्रश पॉजिटिविटी चल रही है मार्केट में। अच्छा, ये कमोडिटी साइकिल में कहाँ पे हमें इंडल्ज होना चाहिए? मेटल्स में एक बार फुल पुल बैक आया है, हालांकि आपने फेड की कल रात कमेंट्री देखी ली होगी, ब्याज दरों में भी उन्होंने कोई छेड़छाड़ नहीं करी है। हमें किसी भी प्रकार की कमोडिटीज में इंडल्ज होना चाहिए क्या अभी इस वक्त? क्योंकि मेटल्स में कूलिंग ऑफ के बाद एक मूव आ रहा है, गोल्ड सिल्वर अभी भी स्थिर है, लोअर ट्रेजेक्टरीज में कोई वाइल्ड मूव नहीं है। आप अपने पोर्टफोलियो में थोड़ी भी कमोडिटीज, अब उसमें मैं गोल्ड कहूँ, सिल्वर कहूँ, या फिर इंडस्ट्रियल मेटल्स कहूँ, या फिर मैं कुछ हद तक केमिकल्स को इंक्लूड कर लूँ, जिसमें केमिकल्स में तो मैनेजमेंट ने खुद ने कहा है कि जनाब अगले 2 क्वार्टर्स धीमे रहेंगे। तो कमोडिटीज में क्या इंक्लूड करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में? देखिए, स्ट्रक्चरली मैं गोल्ड और सिल्वर पे पॉजिटिव हूँ। तो गोल्ड प्ले डायरेक्टली तो है नहीं हमारे पास, इंडिया में गोल्ड माइनर्स तो ऐसे है नहीं हमारे पास स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन इनडायरेक्ट प्लेस जो है गोल्ड फिनेंसिंग में है। काफी सारी जो मिड कैप बैंक्स हैं वो भी गोल्ड फिनेंसिंग से ग्रोथ आ रही है। और हमने देखा है कि जैसे गोल्ड प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो जो वैल्यू बढ़ जाती है, तो जो प्लेजिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो गोल्ड लोन्स का भी जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ जाता है। तो गोल्ड लिंक जो सेगमेंट्स है, ज्वेलरी भी उसमें आ जाती है। देयर आर सर्टेन ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स आल्सो, वो भी हमारे पोर्टफोलियो में एक्सपोजर है। तो ब्रॉडली मैं कहूंगा प्रेशियस मेटल्स में व्यू ठीक है।
स्टील और सीमेंट जैसी कमोडिटीज और प्लस ऑयल एंड गैस जो ग्लोबली लिंक कमोडिटीज हैं, वहां पे हमारा व्यू इतना पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि वहां पे मुझे लगता है कि ऐसी कोई ग्लोबल ग्रोथ नहीं आ रही कि ब्रॉड बेस्ड ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएं या तो स्टील प्राइसेस बढ़ जाएं, और कोरिया से भी काफी डंपिंग होती रहती है इसमें। केमिकल्स में मैं कहूंगा स्टॉक स्पेसिफिक केमिकल्स प्लस फार्मा में हम स्पेशलिटी केमिकल्स में ज्यादा है, बल्क कमोडिटीज या एग्रोकेम में कम है, और केमिकल्स में जैसे हमने देखा है बहुत ही इंडिविजुअल कंपनी वाइज देखना पड़ता है, प्रोडक्ट वाइज देखना पड़ता है, लेकिन स्ट्रक्चरली मैं कहूंगा ये जो China Plus 1 और फार्मा में जो CDMO जो जो विच इज ऑल्सो केमिकल लिंक, वहां पे हम पॉजिटिव है, वहां पे हमारा एक्सपोजर अभी भी है। चलिए, तो अगर आप देखें केमिकल्स का जिक्र कर दिया आपने, गोल्ड, और इनफैक्ट वाकई आई मीन गोल्ड और गोल्ड से संबंधित कंपनियां जो गोल्ड फाइनेंस कंपनियां होती हैं, आपने उसका भी जिक्र यहाँ पे कर दिया। अच्छा मिहिर जी, सही मायने में बीते 2-3 साल में जिस सेगमेंट में पैसा नहीं बना वो है FMCG। इस बार भी अगर आप देखें, आपका मानसून जब ठीक नहीं रहा, हम सब चिंतित थे FMCG को लेकर, बट कंपनी ने ठीक ठाक नंबर्स दिए हैं, एंड मोर स्पेशली थोड़ा सा वॉल्यूम फ्रंट पे बाजार को उन्होंने पॉजिटिवली सरप्राइज किया है। सिर्फ मगर एक HUL का केस छोड़ दूं, जहां की स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन से मेरे ख्याल से 100 से 150 बेसिस पॉइंट की नेगेटिवली डाइवर्ट कर गए हैं। पर योर टेक ऑन FMCG इस वक्त? देखिए FMCG में बॉटम आउट हुआ है, डिमांड जो बहुत ही स्लगिश थी वो थोड़ी पिकअप हो रही है, और जैसे हमने डिस्क्राइब किया, अभी डिस्कस किया कि ब्रॉडली कंज्यूमर के हाथ में परचेसिंग पावर है और रूरल डिमांड भी ठीक ही मेंटेन हो रही है, तो उसमें आई थिंक ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो FMCG जो सेक्टर जो है वो स्ट्रक्चरली एक मीडियम टू लो ग्रोथ सेक्टर हो गया है, नॉट बिकॉज द कंपनीज ने कुछ गलत किया है, द प्रॉब्लम इज दैट सेगमेंट्स जो है वो सैचुरेट हो गए हैं। आप अगर टूथपेस्ट या सोप या डिटर्जेंट्स एटसेट्रा, जो बड़ी सिगरेट्स वगैरह की जो बड़ी बड़ी जो सेगमेंट्स है, वहां पे पेनिट्रेशन हो चुकी है। हम इतने गरीब देश नहीं है, जब 20-30 साल पहले जहां पॉवर्टी ज्यादा थी तो लोअर लेवल पे लोग ऊपर आ रहे थे और कंजम्पशन बढ़ रही थी, क्योंकि पहली बार लोग अच्छा डिटर्जेंट या अच्छी टूथपेस्ट वगैरह यूज कर रहे थे, बट वो अब 30-40 साल में सैचुरेट हो चुकी है। तो वॉल्यूम वाइज मैं कहूंगा जो बड़ी बड़ी कैटेगरीज है FMCG की, वहां पे एक 5 to 7% का वॉल्यूम ग्रोथ से ज्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जो भी ग्रोथ आ रही है मार्जिन इंप्रूवमेंट और वैल्यू ग्रोथ से आ रही है, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस ऊपर जाते हैं। विद इन FMCG देयर आर सर्टेन सेगमेंट्स जो प्रीमियम में है, फॉर एग्जांपल लिकर अल्कोहल वाली जो सेगमेंट है, वहां पे हमें ट्रैक्शन दिख रही है, क्योंकि वहां पे अभी भी पेनिट्रेशन कम है, और जैसे परचेसिंग पावर बढ़ती है तो लोग लिकर कंजम्पशन वगैरह में ज्यादा जाते हैं, तो वहां पे स्पेसिफिकली 1-2 स्टॉक्स है जिसपे फोकस करते हैं, बट एज अ सेगमेंट वी आर स्टिल अंडरवेट। चलिए मिहिर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी सेगमेंट्स पे, अर्निंग्स पे और कमोडिटीज़ की प्लेसमेंट पे, ग्लोबल प्लेसमेंट पे, सब पे बातचीत हुई इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया एंड हैव अ नाइस डे सर। एक ब्रेक।